बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ रूम में वेलकम करते हैं। आज के की पॉइंट्स शामिल करते हैं। इक्तिसादी सर्वे जारी, हुकूमत मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। बजट में क्या होगा? तकरीबन 10 साल के बाद एक ऐसा साल खुशनसीब है कि हम 5% की ग्रोथ से बाहर निकले हैं। 5.3% की GDP ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा हुई है। पाकिस्तान की इकॉनमी अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा $300 बिलियन के हुजम से क्रॉस कर गई है। साहिवाल कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह, आवाम को बिजली कब मिलेगी? In China, this plant was built in 27 months and here in Pakistan in 22 months. This is a world record. राशिद खान का इमरान खान से क्या ताल्लुक है? JIT ने अपना काम तेज कर दिया। प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे जनाब आरिफ निज़ामी साहब, जो हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे, और इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब का भी तज्जिया लेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज साहिवाल में कोल पावर प्लांट का इफ्तिताह किया है, जिससे मुल्क की बिजली में 660 मेगावाट का इजाफा होगा, और ये प्रोजेक्ट CPEC का पहला मनसूबा है और तरजीही मनसूबों में से एक भी है। सबसे पहले इजहार साहब से बात करते हैं। इजहार साहब, 2018 के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी, मियाँ साहब का नई जो डेडलाइन है वो सामने आ गई है, क्या कहते हैं? ये हमें नहीं मालूम कि जनाब वज़ीर आज़म साहब ने ये डेडलाइन किस तरह वर्कआउट की गई है, क्योंकि जब आप कोई डेडलाइन देते हैं तो उसके पीछे एक हिसाब किताब होता है कि इतनी शॉर्टेज है हमारे यहाँ बिजली की, इतनी पैदा हो रही है और इतनी उस वक्त तक पैदा हो जाएगी, उसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। एक तो ये हमें नहीं मालूम। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब की आज की जो तकरीर है, अगर आपने सुनी हो, पिछले दिनों ननकाना साहब ने जो उन्होंने तकरीर फरमाई थी, जी मोर और लेस वही बातें उन्होंने दोहराई हैं। एक तो अपने सियासी हरीफों पर उन्होंने दिल भर के चोट की है कि ये हमें काम नहीं करने देते, बकौल वज़ीर आज़म साहब के वो वज़ीर आज़म साहब के ख़िलाफ़ नहीं है, उनकी मुखालफत नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान की मुखालफत कर रहे हैं। गोया वज़ीर आज़म साहब के ख्याल में वो और पाकिस्तान जो हैं वो एक ही चीज़ हैं। दूसरी बात यह है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वज़ीर आज़म साहब ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दे रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने कहा था कि उस वक्त $22 अरब में बनी थी मोटरवे और अब वो $300 में इसे क्रॉस कर गई है। जी, वो सड़कों की और पुलों की बात कर रहे हैं। असल में जो वज़ीर आज़म साहब का अपना तसव्वुर है, कंसेप्ट है माशी तरक्की का, इकनॉमिक डेवलपमेंट का, वो उस तसव्वुर से मुख्तलिफ है जो दुनिया में पाया जाता है। देखिए, माशी तरक्की या डेवलपमेंट जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर है, माशी तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर माशी तरक्की का जुज़ है। सही। माशी तरक्की इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सारी की सारी नहीं है, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें हैं और उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक अफरादी क़ुव्वत की तरक्की तालीम के ज़रिए, सेहत के ज़रिए, जिसको हम सोशल सेक्टर्स कहते हैं, और दूसरा अब जितने भी मईशतदान हैं, जिसमें हमारे ये भारत के जिन्होंने अमर्त्य सेन जिन्होंने नोबेल प्राइज़ लिया है और बहुत से हैं, उनका ये तसव्वुर है कि अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव आस्पेक्ट है सोशल जस्टिस का, यानी वसाइल बराबर की तकसीम हों, और पर कैपिटा इनकम का जो तसव्वुर था वो बहुत फरसूदा हो गया है। उसके लिहाज से सोशल जस्टिस जो है वो माशी अदल और मसावात जो है सोसाइटी में वो बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब का जो तसव्वुर है वो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। उनका तसव्वुर पूरा ये है माशी डेवलपमेंट का कि अगर हम सड़कें और पुल बनाएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, और तालीम का इनका ये कंसेप्ट है कि लोगों में लैपटॉप बांट दिए जाएं। तो ओवरऑल माशी तरक्की का तसव्वुर जब तक हमारे लीडरों में नहीं होगा, जब तक अफरादी क़ुव्वत को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, असल जो वो तो इंसान है, असल सरमाया जो है, बिल्कुल सही, पुल या वो नहीं है, असल सरमाया इंसान है
सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तालीम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेरा ख्याल है कि कोई तकरीर में हमें कोई नई बात नहीं मिली सिवाय इसके कि ये जगह नई थी वहाँ पर। सही है। घुमन साहब क्या कहेंगे, आज फिर दोनों भाई एक दूसरे की तारीफ करते रहे। ये वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी तारीफ़ें करते हैं छोटे भाई की, और चीफ मिनिस्टर साहब बड़े भाई की। चलें, ये तो इत्तेफाक हम की कई दहाइयों से देखते आ रहे हैं, अल्लाह ताला और उनमें इत्तेफाक पैदा करे। मुझे जो थोड़ी सी परेशानी वो ये है कि ये जो ये जो प्रोजेक्ट आज जिसकी इनाग्रेशन हुई है ये ठीक चलता रहे, क्योंकि ये जिस पैसे से बना है वो यकीनी तौर पर मैंने और आपने पे करना है। कर्जा आया है, कर्जा लिया है हुकूमत ने, तो वो कर्जा मैंने और आपने अपनी टैक्स पेयर्स के मनी के थ्रू पे करना है। उसकी वजह यह है कि देखें, नंदीपुर आपको याद है कि जिस तरह जल्दबाजी में जो उसका इनाग्रेशन हुआ, उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि नंदीपुर का जो हशर हुआ बैठ गया। उसके बाद पहले उसने कोयले पे चलना था, उसके बाद फिर उसको पहले ऑयल पे चलना था, फिर उसको अब उसको गैस पे शिफ्ट कर दिया गया है। और उसमें काफ़ी मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा अरब रुपए का उसको नुकसान 2 दिन पहले हमारे टेलीविजन चैनल पे स्टोरी ब्रेक हुई है। उसके बाद हमने देखा बहावलपुर में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट चला, उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगा। वो पावर प्रोजेक्ट आजकल आपने देखा हम अखबारात में खबरें छप रही हैं कि उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उसके बाद रिसेंटली देखें वो बिखी पावर प्लांट चला, वो भी 5 दिन के बाद वो भी बैठ गया। उससे जो प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड थी वो नहीं हो सकी, और वो चल रहा है नहीं चल रहा, हुकूमत वक्त को पता है। अब ये जो साहिवाल का पावर प्लांट है, देखें इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा चले और ये हमारे मुल्क की जो एनर्जी की शार्टेज है उसको पूरा करे। लेकिन ये जो कोयले की टेक्नोलॉजी है, चाइना के अंदर इसको रिवर्स किया जा रहा है। वो वहां पे से जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट्स हैं उनको वो उखाड़ रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा जो है पोल्यूशन पैदा होती है, माहौलियात का बहुत ज्यादा मसले मसाइल पैदा होते हैं। और यहाँ पे भी इन्वायरमेंटलिस्ट ने अच्छे खासे कंसर्न एक्सप्लेन किए हुए हैं इन राइटिंग फॉर्म, लेकिन हुकूमत ने कहा कि नहीं हमें चाहिए पावर प्लांट। अब मैं तो सिर्फ मेरी तो यही दुआ है कि ये चले। एक और बात सुमेरा, जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच में जो साफ साफ नजर आ रही थी, वो पहले भी नजर आ रही थी, लेकिन अब वो दिन ब दिन उसके ना शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। वो है इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर साहब की असाब पर सवार होना। वो जिस कर्ब में वो इजहार कर रहे थे ना कि मेरे जो अपोनेंट्स हैं वो मेरे पे इल्जाम तराशी करते हैं। नाम नहीं लिया उन्होंने इमरान खान साहब का, जो जितनी तकरीर मैंने सुनी, लेकिन वो बार बार उन्होंने कहा जी मैं उन इल्जामात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। मैं इनके ये जो सारे काम कर रहे हैं, मैं उसके इनकी तकारीर का बिल्कुल मैं उसको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं करता। मैं तो काम करता हूं, मैं तो आपकी तरक्की के लिए काम करना चाहता हूं। मैं आपके लिए अस्पताल, आपके लिए कॉलेज, आपके लिए यूनिवर्सिटीज बनाना चाहता हूं। और फिर एक दफा में 2018 की वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है। अल्लाह करे लोड शेडिंग खत्म हो जाए और अल्लाह करे कि गरीबों के हालात बेहतर हों, लेकिन अभी तक तो हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, इजहार साहब, चूंकि कोयले की बात हो रही है, तो इस प्रोजेक्ट की जो पहली कोयले की खेप आई थी, आपको भी शायद याद होगा, जिसमें 22 टन कोयला जो है वो चोरी हुआ था। और साद रफीक साहब का इतना कह देना कि वो रास्ते में थोड़ा थोड़ा करके गिर गया, क्या ये तसल्ली बख्श जवाब है? जी हाँ, वो पूरी एक बोगी गायब थी। ये तो बड़ी मजे का खेज बात लगती है कि थोड़ा थोड़ा गिर गया है, तो अगर थोड़ा थोड़ा गिरता रहा तो एक बोगी कैसे गायब हो गई? सही, इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं, जो इन्वॉल्व हैं, जाहिर है वही जिम्मेदार हैं, और वो चोर। लेकिन इजहार साहब उन्होंने तो इन्वेस्टिगेशन पे फुल स्टॉप लगा दिया ना कि गायब हो गया, गिर गया। अच्छा, ये जो घुमन साहब ने बात की है इमरान खान के आसाब पर सवार होने की, तो ये शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में भी थी। वो भी इसी उनके आसाब पर भी सवार है। उन्होंने भी ना जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी यही कहा, और वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा कि वो तरक्की के मुखालिफ हैं। और वो जो तारीफ है एक दूसरे की, तो मुझे फारसी का एक मिसरा याद आ रहा है बड़ा मशहूर, के मन तुरा हाजी बगोएम तू मरा हाजी बगो। अब कोयले की जो उन्होंने बात किया है, मैं यही गुम्मन साहब से पूछने वाला था कि वो उसका तर्जमा बता दें। वो जो शेर, उसका मतलब यह है कि तुम मुझे हाजी कहो और मैं तुम्हें हाजी कहता हूं, ताकि ये सारी बात घर में ही रहे। सही है, बिल्कुल सही। अब कोयले की बात मैं इनसे पूछना चाहता था कि ये हमें तफसील बताएं, क्योंकि इंडिया में भी और चाइना में भी अब ये चीजें आउटडेटेड हो गई हैं। यानी दुनिया जिन चीजों को छोड़कर आगे निकल चुकी है, हम अब उन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। सही। तो हमारा माहौलियात का जो सिलसिला है, देखें हमारे यहाँ ट्रैफिक जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे यहाँ गाड़ियों की कोई इंस्पेक्शन नहीं है। अक्सर और बेशतर गाड़ियां जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। इतना धुआं है सड़क पर, शाहराहों पर, हमारे डंपर्स का, ट्रकों का,
ये जो एग्रीकल्चरल व्हीकल्स हैं, ट्रैक्टर, ट्रालियाँ, इनका कब्जा है। अब अगर कोयले से बिजली हम पैदा करेंगे तो हमारे दरख्तों का, हमारी फसलों का, हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। घुमन साहब, आप इस बारे में हमें ब्रीफ कीजिए कि इंडिया में भी कोयले पर पाबंदी लग रही है, वो भी अब इससे हट रहे हैं, चाइना में भी हट रहे हैं और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड नहीं है। तो क्या हमारे जो लीडर हैं, फैसला साज हैं, उनको ये नहीं मालूम कि ये हम क्या कर रहे हैं? घुमन साहब जवाब दे दीजिए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। इसमें सुमेरा देखिए, इजहार साहब ने जो क्वेश्चन रेज किया, अब ये जो कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। चाइना के ऊपर इस पे अच्छी खासी स्टडीज हुई, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कंसर्न एक्सप्लेन किया गया। अभी देखें, अब चाइना बीजिंग में पिछले कई सालों से वहां पे सर्दियों में ठीक ठाक किस्म का स्मॉग, वो जो धुंध छा जाती है, वो होता था, लेकिन अब उन्होंने इस तरह के मेजर्स लिए हैं, वो चीजें कम हो रही हैं। हम देखते हैं कि सर्दियों में पंजाब का जो हशर हो जाता है, मोटरवे बंद कर दी जाती है, लाहौर में जिस तरह का स्मॉग छा जाता है, तो इस तरह के जो मेजर्स लिए जाएंगे, उससे आने वाले वक्तों में पता नहीं हमारी आबो हवा का क्या हशर होगा। वो तो इन्वायरमेंटलिस्ट पे ज्यादा मेरे ख्याल में बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं ये जो सबके इल्म में हैं। लेकिन अब क्या करें, वो कह रहे हैं लोगों ने हमें वोट दिया और हमारे पास ये ताकत है कि हम जिस तरह की मर्जी डिसीजन मेकिंग करना चाहें वो हम कर सकते हैं। देखिए, अब अगले इलेक्शन में देखना है कि वो लोग इनके डिसीजन से खुश होते हैं या नाराज होते हैं। ठीक है, पोल्यूशन की क्योंकि बात हो रही थी, तो इस प्रोजेक्ट के लिए 30,000 दरख्त लगाना थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10,000 दरख्त लगाए गए हैं और एनवायरमेंटल जो क्लियरेंस है वो भी नहीं दी गई और इसको चालू कर दिया गया है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे। साल 2016-17 का इक्तिसादी सर्वे आज फाइनली जारी कर दिया गया है और लीगी हुकूमत के बड़े अहदाफ जो हैं वो हासिल नहीं हो सके हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे साल 2016-17 का इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया गया है। निजामी साहब से बात करते हैं। इक्तिसादी सर्वे 2016-17 को ओवरऑल किस तरह से देखते हैं निजामी साहब आप? जी देखिए, जिस तरह आज प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ साहिवाल में कहा कि जी बड़ी रिकॉर्ड डेवलपमेंट उसमें वो है आउटले हिस्टोरिक। तो एक तो जो ग्रोथ रेट है जो उन्होंने बताया वो तो बड़ा अच्छा है, पहले मुकाबले में 3.2 और अब उससे बहुत हाई है। वो ठीक है अपनी जगह पे, सही। कहते हैं कि अगले साल तक 6% होगा, लेकिन जो इकोनॉमी के जो क्या कहना चाहिए जो है, जो उसके जो फंडामेंटल्स हैं वो तो इसमें सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं होते के, और वो होंगे भी नहीं, क्योंकि हुकूमत तो यही कहती है कि इंडिकेटर्स जी जो हुकूमत तो यही एक रोजी पिक्चर पेश करती है, खासतौर पे अब इलेक्शन ईयर में। वो तो दूसरे आज प्राइम मिनिस्टर ने तो वही बातें की कि जी करप्शन जो है वो इल्जाम लगाने वाले मुंह की खाएंगे, और वो जो डेवलपमेंट करते जा रहे हैं चाहे मोटरवेज हो, और वही जो उनका फेवरेट। बाकी ये ठीक है कि 660 मेगावाट जो है आज वो साहिवाल पावर प्रोजेक्ट का आ गया है और 660 जो है वो इस माह के आखिर में आ जाएगा। ये बात अच्छी जगह पे है, लेकिन उससे कोई लोड शेडिंग में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा फौरी तौर पर। ठीक है। इजहार साहब, वजीर खजाना कहते हैं कि हुकूमती अखराजात बढ़ गए हैं और इस बात का आज उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि महंगाई में इजाफा हुआ है। अवाम का कंसर्न तो सस्ती अशिया ज़रूरिया से ही है ना, बाकी चीज़ों से उनका क्या कंसर्न? आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना, आवाम का कंसर्न, तो मैं उसी की बात करूंगा। जी प्लीज। एक इक्तिसादी सर्वे वो है जो वजारत ख़जाना में पेश किया गया है, उसमें आदाद शुमार हैं। हमारे दोस्त घुमन साहब जो हैं वो उन आदाद शुमार पर बात करेंगे। मैं आपको वो इक्तिसादी सर्वे बताता हूँ जो गलियों और बाजारों में है, और मैं आपको सिर्फ 2 मिसालें देता हूँ। 2 दिन पहले सेक्रेटेरिएट की छत से एक नायब कासिद जो था उसने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली वजारत दाखिला की छत से। उसकी वजह यह है कि वो अपने बेरोजगार बेटे को लेकर गया था एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर के पास कि इसको रोजगार दे दो, क्योंकि मैं बीमार हूं, मैं 1 साल के बाद रिटायर हो जाऊंगा और मेरे पास छत नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है, ताकि सरकारी क्वार्टर 2 कमरों का उसको मिल जाए। एडमिनिस्ट्रेशन अफसर ने उसको कहा कि उसकी ये सूरत है कि अगर नौकरी के दौरान तुम मर जाओ तो इसको मकान मिल जाएगा। वो वहां से सीधा बेटे को वहां छोड़कर छत पर गया, वहां से उसने छलांग लगाई, खुदकुशी कर ली और उसने एडमिनिस्ट्रेशन अफसर की यानी हुकूमत की शर्त पूरी कर दी। अब इससे आपको इक्तिसादी सर्वे 2 मिल रहे हैं। एक तो रोजगार की सूरत हाल मिल रही है
कि रोजगार के लिए लोग अपने बच्चों के रोजगार के लिए खुदकुशियां कर रहे हैं। सही। दूसरा ये देखिए कि आम लेबर की बात नहीं हो रही, आम ईंटें चुनने वाले की या बजरी पीसने वाले की बात नहीं हो रही, एक ऐसे आदमी की बात हो रही है जिसने 35-40 साल वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की नौकरी चाकरी में गुजारे हैं। रिटायरमेंट पर उसको 2 कमरों का मकान नहीं मिल सकता, वो इस बात पर मजबूर है कि अपने बच्चे को नौकरी के लिए पेश करे। दूसरा इंडिकेटर मैं आपको देता हूं कि बेवाओं का, मुअम्मर सिटीजन्स का, बेरोजगारों का क्या हाल है। यहां एक नेशनल सेविंग इदारा है जो लोगों से बचत लेता है और हुकूमत की ये ख्वाहिश होती है कि लोग बचत करें ताकि वो पैसा हुकूमत सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल करे और लोगों को उसका प्रॉफिट मिलता है। जब ये हुकूमत आई थी उसमें मैं ये बता दूं कि उसमें ज्यादातर बेवाएं आती हैं, रिटायर्ड लोग आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं। जब ये हुकूमत आई थी तो 1 लाख अगर आप जमा कराएं तो 1400 मिलते थे। सही। आज अगर आप 1 लाख जमा कराएं तो 780 रुपए मिलता है, यानी 50% कम हो गया है। इससे बचत भी कम हो रही है और जिन लोगों का दारोमदार इस पर था हुकूमत की तरफ से प्रॉफिट मिलने पर, तो ये इक्तिसादी सर्वे है जो हमारी गलियों और बाजारों में है। आपने महंगाई की बात की है, रोजगार नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। दूसरा जो हमारे फार ऑफ एरियाज हैं, जैसे मैं एक गांव से हूं, मेरे गांव में डिस्पेंसरी नहीं है, मेरे गांव में पक्की सड़क टूटी हुई है, मेरे गांव में कई दहाइयों से एक स्कूल है जो 8 जमात से ऊपर नहीं जाता। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल ये सही। तरक्की का इक्तिसादी सर्वे जो है ये भी तो बताना चाहिए ना लोगों को। बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल बताना चाहिए। घुमन साहब, इजहार साहब ने बड़ी बुनियादी बातें की हैं, लेकिन इसहाक डार ने आज एक बात की है कि जिनके डॉलर्स पड़े हैं उन्हें नींद नहीं आएगी। क्या मतलब है उनका? देखें वो कितने % के डॉलर्स पड़े हैं, इनको भी पता है कि वो एक आटे में नमक के बराबर ही पाकिस्तानी नहीं है जिनके डॉलर्स पड़े हुए हैं। आपको एक ज़बरदस्त एक मज़े की चीज़ ये बताता हूँ। आज जो हमें इदादो शुमार बताए गए हैं वो उसमें बताया गया कि जी आज जो मीट, बड़ा गोश्त मीट है वो मार्केट में जी 323 रुपये हुकूमत कहती है। अच्छा, मैंने अपने रिपोर्टर को फ़ौरन से भिजवाया, मैंने कहा चेक तो करें मार्केट में। इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में बड़ा गोश्त तो है वो 400 और 500 के दरमियान मिल रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि छोटा गोश्त 680 रुपए में मिल रहा है, वो मार्केट में 850 में मिल रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि फार्मी अंडे जो हैं वो 80 रुपए के मिल रहे हैं, वो जब मार्केट में पता किया वो 95 और 100 रुपए के दरमियान मिल रहे हैं। उसके बाद ये डबल रोटी की प्राइस बता रहे हैं कि जी 41 रुपए, मेरे ख्याल में वो स्मॉल साइज का बता रहे थे। मीडियम साइज की प्राइस जो है वो 80 रुपए के करीब है। अच्छा, इसी तरह ये बासमती चावल ये कह रहे हैं 60 रुपए के, मार्केट में जाए 120 रुपए के। ये तो बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूं कि ये गोरख धंधा है अदादो शुमार का, ये बेसिक्स बता रहा हूं। ये हमें बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है सिर्फ वो कोई मेरे ख्याल में 5.9%, 6% है के करीब है अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो उस मुल्क में होती है जहां पे कम से कम आपका ग्रोथ रेट 7% हो, आपका तो 5.3% है जो आपने क्लेम किया है। उसके बाद देखें, आज आप एक बात उन्होंने मान ली है कि सिर्फ जो आपकी जो एनर्जी में जो इलेक्ट्रिसिटी जो बढ़ी है वो 3.5% है। तो जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है तो ये जो बिजली हमारे मुल्क में पूरी नहीं हो रही। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़े वहां पे बढ़ के लगाई कि 2018 तक हम पूरा कर लेंगे। एक और बड़ी मजे की बात जो डार साहब ने बताई, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम लोड शेडिंग जो है 2018 में खत्म कर देंगे। डार साहब ने कहा कि हम जो कशकोल है, जो कि लोहे का कशकोल है, मेरे नजदीक वो टूटेगा नहीं। डार साहब कहते हैं कि ये कशकोल हम 2019 में तोड़ देंगे। चलें, अल्लाह आपको मुबारक करे, अल्लाह करे कि हम तोड़ डालें ये कशकोल, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तकबिल करीब। निजामी साहब, 2019 में कशकोल कैसे टूटेगा? जी, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम एशियन टाइगर बनने के लिए जा रहे हैं और डार साहब ने बड़ा जबरदस्त काम किया है। लेकिन हमें थोड़ा सा जरा हुकूमत को क्रिटिसाइज तो करना चाहिए। लेकिन देखें 3% ग्रोथ रेट आबादी से भी कम था पहले, हमारी जो हर सालाना होती कुछ ना होने के बराबर था। अब 5.3% है तो वो एक गनीमत चीज है। दूसरे ऑप्टिक्स में इकोनॉमी की सारी चीजों के बावजूद मुल्क की लोगों की वो सारी बातें ठीक है। अजहर साहब ने जो खुदकुशी का जिक्र किया वो इंतहाई अंदोनाक वाकया उन्होंने सुनाया। लेकिन ये तो अमेरिका में भी खुदकुशियां होती हैं। आप ये कहें कि जी ये, और वहाँ पे जो एक बेल्ट है जहाँ पे वसंत जब गाड़ियां बनती नहीं चली गई, ट्रंप इसी चीज पे इलेक्शन जीता। लेकिन उनकी जो ओबामा के मुताबिक जो हिस्टोरिकल जॉब रेट, मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका से हम अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वी शुड ऑल्सो काउंट आवर ब्लेसिंग्स के 2013 तक बुरा हाल था,
वो भी, उसको भी तो हमें मद्देनजर रखना चाहिए ना। एक जरा मेरे ख्याल से हमें बैलेंस नहीं लूज करना चाहिए इन मामलों में। ठीक है, कंपैरिजन करना चाहिए, कंपैरेटिवली चीज़ों को देखना चाहिए। इसहाक डार ने नाज़रीन कहा था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तानियों के पड़े हैं, उनको बाहर लेकर आएंगे। 4 साल गुजर गए, वो 200 अरब डॉलर अब तक बाहर नहीं आए। कब आएंगे? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। निज़ामी साहब, इसहाक डार ने दावा किया था कि 200 अरब डॉलर पाकिस्तान में लेकर आएंगे, कब आएगा? बड़ी अच्छी की है कि जो बाहर जिनको नींदें नहीं आएंगी, जिनके बाहर डॉलर पड़े हुए हैं, हमारा जो हुक्मरान तबका है, अशरफिया जो है और हुक्मरान तबका, हमारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, सियासतदान, सनतकार तो मैंने नाम लिया ये पहले, और खुद डार साहब की बहुत बड़ी वसी उनकी फैमिली के कारोबार है दुबई में। तो कहते तो ठीक है, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते ना कि जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है, इसमें जो बैठे हुए हैं लोग, डार साहब समेत, चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले इनके पैसे ले आए यहाँ, तो पाकिस्तान का जो मेरे ख्याल से जो सारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो मसला है ना, वो हल हो जाएगा। और हाँ, तो ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरे उन्होंने डॉलर की रुपए की कदर कम होने के बारे में बात करते हैं। ये तो अजहर मिनल शम्स है कि हमारा रुपया जो है वो इस खत्ते में, जिससे हमारी मसल टेक्सटाइल की अगर हमारी मुसाफकत है बांग्लादेश से, उसके मुकाबले में हमारी करेंसी महंगी है। इंडिया के मुकाबले में हमारी करेंसी महंगी है। चाइना के मुकाबले में हमारी करेंसी महंगी है। मतलब महंगी से मुराद है कि ये नहीं कि डॉलर रुपये रेट के हिसाब से देख रहा हूँ मैं, बल्कि उसकी जो रियल वैल्यू है। अब वो एक्सपेक्ट करें हम कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो हम एक्सपोर्ट कर दें, तो ऐसे नहीं होता। इसीलिए जो हमारी जो एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी बरामदात का, वो इसीलिए मुतासर होता है। अगरचे जो बाद माहिरीन इक़्तिसादियात कहते हैं कि जो डिवेल्यूशन है उसकी अपनी कबातें हैं, लेकिन इस बारे में कोई नुआंस्ड और बैलेंस किस्म की पॉलिसी जो है वो लानी चाहिए, बजाय इस चीज पे फख्र करने के लिए हमारा रुपया तो बहुत ऊंचा है। कहाँ ऊंचा है हमारा रुपया? अगर आपने जाली तरीके से उसको बेसाखियों से किया हुआ है तो वो और बात है। अदरवाइज तो सीपीएफ के अलावा, यानी आपकी देख ले सर्वे के अंदर मार्जिनल सी इन्वेस्टमेंट को और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है। और ये जो आज जिस का इफ्तिताह किया है, जिस मंसूबे का 55 अरब डॉलर का, अगर ये हम सारे अपने रिजर्व लगा देना तो तब भी इसकी रकम पूरी नहीं होती। चाइना की मेहरबानी कि उससे ये अलग बात है कि क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, उन्होंने 22 महीने में इसको मुकर्रर कर दिया, मुकम्मल कर दिया। लेकिन जब 2018 के शुरू में कहते हैं कि लोड शेडिंग से हम छुटकारा हो जाएगा, 2018 के शुरू में तो सर्दियाँ होंगी, वैसे ही शायद हालात बेहतर हों। सही, ठीक है। सियासी महाजराई पर बात कर लेते हैं कि पनामा केस पर बनने वाली JIT ने वजीर आजम और उनके बेटों को तलब कर लिया है, उनको सवालनामा भिजवा दिया है, और JIT ये चाहती है कि अपना बयान जमा करवाने से पहले वो इस सवालनामे का जवाब दें। इजहार साहब, गुज़श्ता रोज़ तारिक फजल ने कहा था कि अभी तक वजीर आजम से कोई सवाल नहीं पूछा गया, उन्हें बुलाया नहीं गया, अब तो सवालनामा भेज दिया गया, जवाब तो देना पड़ेगा। उससे पहले तलब करने का इम्कान भी है। बात कर लूं मईशत पर। जी प्लीज। उससे पहले मैं मईशत पर एक बात कर लूं। निज़ामी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही और जो मेरे दिल को बड़ी पसंद आई है। उन्होंने कहा है कि हमें बैलेंस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए। ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। मैंने इस पर हमेशा लिखा भी है और मैं कहता भी हूँ कि नवाज शरीफ साहब के जो अच्छे एस्पेक्ट्स हैं, मसलन जो सड़कों पर उनकी तवज्जो है, मोटरवे है, यहाँ उन्होंने पिंडी में एक्सप्रेस वे बनाई है, मेट्रो ठीक है बनाया है, ये भी बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी तरक्की के लिए मतलब ये है कि पहला नक्शे अव्वल है और वो बहुत ज़रूरी है। सही। और ये खुदा का शुक्र है कि उनकी तवज्जो इस तरफ है। हम सिर्फ उस वक्त कहते हैं कि अगर इतने फ़आल आदमी की, इतने एक्टिव आदमी की तवज्जो अगर अस्पतालों की तरफ भी साथ हो जाती, इसके साथ ही ये बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं, जी जी, और स्कूलों की तरफ भी हो जाती, एक जिसको मजमूई तौर पर वो कहते हैं। दूसरा, मईशत में दो और चीजें जो हैं, एक तो टैक्स नेट जो है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती हमारी हुकूमत, और तीसरी वही बात है जो निज़ामी साहब ने कहा है कि अपना पैसा बाहर से लाएं। अगर आज हमारे वजीर आजम और उनकी फैमिली पैसा बाहर से ले आए तो तारीख में इनको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता, और आइंदा 5 क्या 10 साल तक हुकूमत इनकी रहेगी। उसकी वजह यह है कि
जरदारी साहब के मुकाबले में इनकी हैसियत कौम की नज़रों में बहुत बेहतर हो जाएगी। अब आपने JIT की जो बात की है, जी जी, तो अब ये JIT जैसा कि कल बात हुई है, उसकी एक्सटेंशन है सुप्रीम कोर्ट की, और जो इस पर अंदर खाने बात हो रही है हमें उसके बारे में कोई पता नहीं है। लेकिन जो वजीर आजम साहब के फर्जंदाने गिरामी हैं दोनों, उन्होंने जो उस पर एतराज़ात किए हैं, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। मेरी नज़र से उसका कोई मुस्बत रिएक्शन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक नहीं गुजरा। इसी तरह जो तारिक शफी साहब ने शिकायत की थी उसके बारे में भी कोई बात नहीं सुनी गई। और मुड़जुड़ कर मैं वही बात कहता हूं, और निजामी साहब भी मेरी तस्दीक करते हैं, घुम्मन साहब इससे इख्तिलाफ करते हैं, वो ये कि इससे निकलना कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हमें एक टेक्निकल किस्म का वर्डिक्ट मिलेगा, जिसमें से पहले सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन की तरह जिसमें से 2 एक तरफ हैं तो उन 2 को एक पार्टी हाईलाइट कर रही है, और 3 एक तरफ है तो उसको दूसरी साइड हाईलाइट कर रही है। मैं नहीं समझता कि हमें इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। सही। इसके साथ साथ राशिद खान के बारे में भी कुछ नई बातें की जा रही हैं, एक नया करैक्टर मुतारिफ हुआ है। घुमन साहब, राशिद खान का क्या ताल्लुक है इमरान खान से? ये मुझसे पहले मैं थोड़ा सर आपसे भी पूछती हूँ। जी घुमन साहब। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा वो इकोनॉमी का मुझे अगर थोड़ा सा टाइम दे दें। देखें, जब निज़ामी साहब कह रहे हैं कंपैरिजन हमें 2013 से करना चाहिए, हम 2013 से नहीं, हमें 2008 से कंपैरिजन करना चाहिए। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है शहबाज शरीफ साहब 2008 से हैं, और इजहार साहब ने बात की अपने गाँव की, ये फतेह जंग यहाँ से 1.25 घंटे की, वो उनका गाँव है जंडियाल, ये कोई दूर नहीं है, इस्लामाबाद से सिर्फ 1.25 घंटे की ड्राइव पर है। तो ये पंजाब के ये हालात है इनके गाँव में। अभी इजहार साहब ने थोड़ी देर पहले जो इजहार सारा वो एक्सप्लेन किया कि पंजाब के अंदर क्या हालात हैं। तो डेफिनेटली हम इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं, कंपैरिजन हम नहीं करते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब वो तो पता नहीं कितनी दफ़ा चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। अब उनके पास सारे वसाइल भी रहे हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस जब नून लीग आई थी तो हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी, टाइम कम है उसी चक्कर में। जी जी जी, जो राशिद खान साहब यहाँ पे प्रोग्राम में आने से पहले मेरी उनसे बात हुई है, मैंने उनको फ़ोन किया, नंबर मिल गया। तो उन्होंने ये बताया मुझे, वो उन्होंने कहा कि जी ये पैसे वहाँ से लंदन से ट्रांसफ़र हुए थे उनके अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान, वहाँ से जमाइमा ने इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, यहाँ पे पाकिस्तान में उन्होंने जो उसका जो एक्सचेंज रेट वो किया, उससे लेके वो सारी प्रॉपर्टी खरीदी। वो कह रहे हैं उनके पास सारे का सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का भी, उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुआ वो सब कहते हैं मैंने एफिडेविट भी बैंक सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया हुआ है, और उसमें किसी तरह की कोई दूसरी राय नहीं है। बाकी सुप्रीम कोर्ट में ये केस है, वहाँ पे फैसला आ जाएगा, और उनके मुताबिक ये बिल्कुल एक फेयर ट्रांसपेरेंट एक डील है। बाकी उनका ताल्लुक क्या है इमरान खान साहब के साथ, वो कहते हैं उनके दोस्त हैं। बाकी अब देखें निजामी साहब के पास क्या इन्फॉर्मेशन है। जी निजामी साहब, पहले तो घुमन साहब ने तो फैसला सादर कर दिया है कि जी उन्होंने वो कन्विंस है कि कोई मसला नहीं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है ये उनको कन्विंस करने की? नहीं सर, ये उनका कहना है, मैं नहीं ये कह रहा, ये वो कह रहे हैं, वो राशिद खान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये राशिद खान साहब जो है मैं इनको बड़ी देर का जानता हूँ, ये सिटी बैंक में होते थे लाहौर में। सही। उस जमाने में आपको याद है एक कोई खूब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया गया था बेनजीर साहबा के दौर में अगेंस्ट नवाज शरीफ एंड साग डार। वो कोई वहाँ पे कोई काजी बरादरान थे लंदन में या मैनचेस्टर में, उनके थ्रू को पैसे भेजे गए थे। तो इन्होंने सारी बैंकिंग की जो सिक्रेसी लॉज को बालाए ताक रख के वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो उस वक्त हुकूमत के हवाले कर दी थी। फिर हुआ ये कि ये सिटी बैंक के बाद फारे हो गए वहां से। उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ से दोबारा वापस आए तो शौकत तरीन साहब ने इनको हबीब बैंक में ले आए साथ, क्योंकि सिटी बैंकर थे वो भी और ये भी। सही। जब मियां नवाज शरीफ को पता लगा कि ये मौसूफ जो हैं ये आ गए वहां, तो उन्होंने कहा भाई इस आदमी को तो आप फारिग करें। तो शौकत तरीन साहब को बादल न खास्ता राशिद खान साहब को फारिग करना पड़ा। तो इस लिहाज से उनके इमरान खान से पुराने तल्लुकात हैं। शौकत खान उनकी फंड रेजिंग में भी इन्वॉल्व रहे हैं और उनके एक किस्म के साखदार हैं। मैं ज्यादा इस पे लंबी बात नहीं करूंगा। और वो अच्छी मोतबद खसूसी भी है उनके, और उनकी एक जो क्वालिटी है कि वो ही हेट्स द शरीफ्स। अच्छा ठीक जी, इजहार साहब क्या कमेंट करना चाहेंगे इस पर? तो मैं निजामी साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या इन राशिद साहब की जो निजामी साहब रेपुटेशन है वो मजमूई तौर पर कोई नोटोरियस किस्म की है या कोई ऐसे ही है नॉन प्लस सी? वे ऐसे ही है जिस तरह सागदार साहब भी बड़े शरीफ आदमी, वो भी बड़े शरीफ आदमी। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे कि वजीर आजम साहब को अगर सवालनामा भेजा गया है तो एक सवालनामा खान साहब को भी भेजा गया है, क्या है उनमें? ब्रेक के बाद बात करते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, निज़ामी साहब से बात करते हैं। निज़ामी साहब, नईम बुखारी से सुप्रीम कोर्ट में 10 सवाल किए गए हैं। एक दो सवाल मैं आपको सुनाना चाहूंगी। बनी गला अराजी के लिए रकम बाद में आई तो अदायगी पहले कैसे हुई? और सवाल नंबर 2, कैसे साबित होगा कि राशिद खान के अकाउंट में पैसे कब और कहां से आए? सवाल नंबर 3, राशिद के अकाउंट में 2 जगह जमाइमा का नाम है, बाकी रकम किसने कहां से भिजवाई? जी, कैसे जवाब देंगे? देखिए, ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया ना, राशिद खान जो है ना वो इनके मामलात में बड़ी देर से इन्वॉल्व है। अब एक इम्तिहानी पर्चा जो है वो ये भी मुकाफात अमल है कि एक JIT ने इम्तिहानी पर्चा भी नवाज शरीफ साहब को दे दिया, सही, और एक इमरान खान साहब को एक ही टाइम में, निज़ामी साहब टाइम भी इम्तिहानी पर्चा हल करने के लिए दे दिया। मैं ये नहीं कह रहा वो अजहर साहब नाराज हो जाएंगे कि मैंने दोनों को इक्वेट कर दिया, मैं इक्वेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे इस बार पे सितम ज़रीफी पे हंसी आ रही है कि यार हम लोग जो है चक्करबाजी जो है ना वो उससे एक और भी साहब हैं, अभी उनका नाम भी शायद कभी आ जाए, जो लंदन में खान साहब के बहुत बड़े फाइनेंसर हैं, उनके पर्सनल मामला भी वो बात देखते हैं, जिनका नाम है जुल्फी बुखारी। वो साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की जो दूसरी बेगम थी, क्या नाम है उनका, जो रेहान खान, उनकी डाइवोर्स में वो बीच में पढ़ के उन्होंने कोई थोड़ी बहुत सेटलमेंट या लैक ऑफ इट कराई। सही। तो खान साहब के दुनिया भर में इस तरह के कई फाइनेंसर हैं जो उनकी, एक्चुअली टू बी फेयर टू हिम, ये लोग वो तब आए हैं ज्यादा जब ये शौकत खाना में इन्वॉल्व थे, फिर ये पार्टी में भी इन्वॉल्व हो गए। लेकिन मेरा ख्याल, मेरी अपनी राय में, खान साहब को एक रेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए थी कि जो लोग शौकत खानम की फाइनेंसिंग में या शौकत खान के मामला में इन्वॉल्व हैं, उनको पार्टी की फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। इसीलिए आज वो मेरे नजदीक थोड़े से फंस गए हैं। ये जो सवालात हैं उनके जवाब देने पड़ेंगे। जहां तक ये JIT का तल्लुक है, अभी ये बात हो रही थी कि जहां तक मेरा इंप्रेशन है कि 29 मई को ये स्पेशल कोर्ट ने जो इस 3 रुकनी जो बेंच है उसने जो ये जो इनकी जो शिकायत है, बरादरान की एतराजात है, उनको एड्रेस करना है। शायद इसमें कुछ ना निकले, जैसे हमने कहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स हों, लेकिन बात बातें जो है उसमें जो बात मुझे पता लगी, मसलन ये है कि एक साहब की बेगम साहबा बाकायदा टिकट होल्डर होने के अलावा MP रही हैं क्यू लीग की, और तो वो एक कोई ऐसा एतराज हो सकता है जो वैलिड भी जाना जाए। एक और चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता था, आज फॉरेन ऑफिस के स्पोक्समैन ने बताया कि जी वो कई मुल्कों की बारी नहीं आई, तो एक और जो हुकूमत के जो 30 ममालिक की तर्जमान है, उन्होंने कहा जी आप बताइए कि पाकिस्तान का नाम कहाँ से शुरू होता है? P से शुरू होता है, तो P की बारी बाद में आती है। इसका मतलब है कि हम उनके लिए फौजें तैयार कर रहे हैं, हम उनके बहुत बड़े लफ्ज यूज करूंगा कि चमचे बने हुए सऊदीज की, और हाल ये है कि हमें उन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बुलाना था, इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप को USA जो है वो तो सबसे आखिर में आना चाहिए था उसको। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हुकूमत के जो तर्जमान है वो बजाय टू कॉलिंग स्टेट के पाकिस्तान की बड़ी हेटी हुई है, वो नई हुकूमत तवीलें लेके आ रही है इसके बारे में। ठीक है इजहार साहब, क्या खान साहब के गिर्द वाकई घेरा तंग हो रहा है? मुझे नहीं इल्म घेरा उनके गिर्द तंग हो रहा है या नहीं हो रहा या किया जा रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि जितने भी कवानीन हैं वो फेयरली इमरान खान पर भी उसी तरह उनका इतलाक होना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ साहब पर है, और इसी तरह जरदारी साहब को भी जिस तरह ये दोनों हजरात अपनी सफाइयां दे रहे हैं और पेशियां भुगत रहे हैं, जरदारी साहब को भी इसी तरह कटहरे में लाना चाहिए। सही। हम अगर नवाज शरीफ साहब की कुछ चीज़ों में मुखालफत करते हैं, कुछ चीज़ों में फेवर करते हैं, और अगर हम इमरान खान की कुछ चीज़ों में फेवर करते हैं और कुछ में मुखालफत करते हैं, तो इसका ये नहीं मतलब कि हम किसी को कानून से मुबर्रा समझते हैं। सही। मैं समझता हूं कि इमरान खान ने अगर कोई कानूनी गलती की है, अगर उसकी मनी ट्रेल में कोई चीज़ नहीं है, वो कौम को बताई जाए। सही। और बिल्कुल किसी को फरिश्ता साबित न किया जाए, और इनके जो हमनवा हैं नून लीग के भी और PTI के भी, इन दोनों को भी बेटर सेंस शुड प्रिवेल। इन दोनों को भी वो जिस तरह कुरान शरीफ में है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें बदइंसाफी पर ना आमादा कर दे, तो इंसाफ करना चाहिए। देखें, अपनी अपनी कब्र में जाना है। अगर आज मैं PTI की फेवर करूं और या मैं नून लीग की फेवर करूं, तो मुझे इंसाफ से काम लेना चाहिए। कल मुझे इनमें से कोई नहीं बचाएगा। सही।
घुमर साहब क्या कहेंगे? निजामी साहब ने बहुत अच्छा किया कि फॉरेन ऑफिस का जिक्र कर दिया। यही तो हमारे कारनामे हैं। अब देखें फॉरेन ऑफिस का जो तर्जुमान है उसकी क्या अहमियत रह गई है। एक चीज जो अजर मिन शम्स है, जो सब लोगों को पता है, उसके ऊपर एक आटा मल देना ताकि वो लोगों को सफेद नजर आ जाए, ये लोगों को बेवकूफ बनाने वाली बात है। सीधी साफ बात करें कि वो हमें अहमियत नहीं दी गई इसलिए कि हम कशकोल बरदार हैं, हम हर जगह मांगते फिरते हैं। सही, ठीक है। घुमर साहब, दानियल अजीज ने आज कहा है कि इमरान खान ने अहलिया से कर्ज लेने से पहले ही उनको कर्ज अदा कर दिया। मेरा देखें जो सबसे अच्छी बात है ना, मतलब इजहार साहब तो मेरे से साथ नहीं एग्री करते, लेकिन जो सबसे अच्छी बात मुझे नज़र आ रही है ना, जो मैं देख रहा हूँ कि अपने हमारे मुल्क के लिए अच्छी है, वो ये है कि ये सारे के सारे मामलात जो हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के सामने हैं। माना कि पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है वो इतनी काबिल तहसीन नहीं, लेकिन अब पिछले कुछ अरसे से हमारी जो आला अदालत है वो बड़े अच्छे फैसले कर रही है और वहाँ पे माशाल्लाह बड़े अच्छे जजेस साहिबान बैठे हुए हैं। अब उनके सामने सारा का केस चला गया है। इमरान खान ने भी अपना सारे का सारा एफिडेविट जमा करवा दिया है, जहाँ से उन्होंने अपना फ्लैट लिया, बेचा, ऑफशोर कंपनी का रिकॉर्ड वो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसी तरह आप हुकूमती फैमिली से भी ये सारी चीज़ें मांग ली हैं, जो कि आप चूंकि वो GIT बनी है तो GIT पर इतराज़ कर रहे हैं। तो अगर आप साफ सुथरे हैं, आपको कोई मसला मसाइल कोई नहीं है, फर्ज करें मैंने चोरी नहीं की तो बेशक मेरा दुश्मन भी अब मेरे सामने बैठ के मेरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? क्या वो मेरे पास जो एविडेंस है वो यकदर उसको यकदम उसको रद्द कर देगा कि ये बिल्कुल आप गलत एविडेंस पेश कर रहे हैं? और ये सोचने समझने की बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बेंच ओवरसी कर रहा है जो उस कमेटी को। ये नहीं है कि उस कमेटी ने फैसला दे देना और उसके बाद जजेस साहिबान ने आंखें बांध के उस कमेटी का फैसला मान लेना और उसके बाद सब नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया जाना या उनको हथकड़ी लगा दी जानी है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसलिए मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर इस नहज पे भी हालात कानून और आइन के मुताबिक ये सारे फैसले नहीं होते तो सुमेरा यकीन करें कि फिर मैं नहीं समझता कि ये सिस्टम चल पाएगा या इसी तरह आगे चलेगा। क्योंकि अगर इस मौके के पे भी जो फैसला है वो इंसाफ पे नहीं होना, मेरिट पे नहीं होना, जब सारी चीज़ें सबके सामने हैं, जिसने भी गलती की है, PTI ने किया, इमरान खान ने की तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, वाशिफ साहब ने की है तो उनकी भी मिलनी चाहिए। अगर ये राशिद खान ने मनी लॉन्ड्रिंग की है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, इसाक डार ने अगर मनी लॉन्ड्रिंग की तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए। और मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि हमें वो जो जिस तरह उन्होंने कॉल स्पेड हो जाना चाहिए फैसला कि कौन गलत है और कौन सही है। और ये लोगों की जो आंखों में हम धूल झोंकते रहते हैं ना कि जी सियासत के नाम पर, अब ये नहीं चलना चाहिए। जी ठीक है, निजामी साहब आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन इजहार साहब की तरफ जाना चाहूंगी। जैसा कि आपने वो टी वाली बात की, तो इजहार साहब, निजामी साहब का कहना है कि ट्रंप की बारी तो फिर एंड में आनी चाहिए थी टी के हिसाब से। जी बिल्कुल, उस लिहाज से अल्फाबेटिकली उरूफ तहज्जी के लिहाज से तो उसकी बारी आखिर में आनी चाहिए थी। यू के लिहाज से, USA के हिसाब से, USA के लिहाज से। ठीक है, जी जी वही USA के लिहाज से जाहिर है, वो तो यू तो आखिर में आता है और P पहले आता है। जी जी, लेकिन शायद वो और डी पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हम भी कॉन्फ्रेंस से अटेंड करते रहे हैं। जाहिर है समिट तो नहीं करते रहे लेकिन करते रहे हैं, उसमें हमेशा इसी तरह होता है। सही। देखिए बात यह है कि हमारी जो तौकीर है ना वो नहीं है दुनिया में। सही। जिस तरह अभी भारत ने एक एक करके जिस तरह फतह किया है मिडिल ईस्ट को, वो हमारे लिए बहुत तशवीश की बात होनी चाहिए। जिस तरह UAE में किया है, जिस तरह वो सऊदी अरब में किया है और जिस तरह अमेरिका में उसकी पजीराई हुई है, तो ये हमारे लिए तशवीश का बायस होना चाहिए। सही। मेरा ख्याल है कि वजीर आजम साहब को वहीं पर किसी न किसी तरीके से मेजबान मुल्क को बावर कराना चाहिए था कि हम आपके लिए दूसरों की तरह नहीं हैं। ठीक। हमारी फौज आपके खिदमत करती है, हमने आपको चीफ दिया है, तो आप पाकिस्तान को दूसरों के साथ इक्वेट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान नीड्स एंड डिजर्व्स प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। एग्जैक्टली। वहां अगर किसी न किसी तरह से बावर करा देते तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा सुमेरा, इस पे मैं एक छोटा सा कमेंट करना चाहूंगा। देखें, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको बहुत ज्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं और ये आप मान लें कि ये आपकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा डिजास्टर था। ये आपका फैसला वहां पे जाना बगैर ये मीटिंग्स तय किए, इसको इस खुशफहमी में कि शायद आपको टाइम मिल जाए, साइड लाइन पे आपकी कोई फोटो अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कि वो कोशिश हो रही है शायद। ये तो दानियल अजीज ने भी आज कहा है कि इमरान खान झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। निजामी साहब, ये अगर सवालनामे की तरफ आए तो ये सवालनामा जो है वो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उसके ऊपर कितना प्रेशर साबित कर सकता है? क्या उनके लिए प्रेशराइज हो सकता है? लेकिन वो जाहिर है कि प्रेशर तो ये है, अगर प्रेशर ना होता तो ये दरखास्त ना डाली जाती
कोर्ट को 2 हफ्ते बाद कि जी ये JIT, पहले तो उनका ख्याल था कि JIT डांग टपाओ काम है। अब उन्होंने जरा कोई ग्रिलिंग की है थोड़ी सी, तो वो पहुंचा है ये मामला यहाँ तक। सही। एक मैं आपको बात बताता जाऊं जी प्लीज। कि ये जो पहले पाकिस्तान ने थोड़ा सा स्टैंड लिया है, यानी विज़ावी सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, ईरान के मामले में और ये इस फौज के मामले में जो बनी है कसीरुल मकासद जो टेररिज्म के बारे में, लेकिन अक्सर मसला उसका यमन और ईरान को क्रश करना है ऊटीज के। सही। उधर फिर आर्मी चीफ हमारे गए वहाँ UAE, तो उन्होंने बड़ा ही शर्त में रहना हमारे साथ सलूक किया, क्योंकि वो इंडिया के साथ तो बड़े झपकियां, जैसे अजहर साहब ने ठीक कहा। सही। तो पहले तो आधे घंटे टाइम दिया उन्होंने, फिर उसके बाद वो जरा बर्फ पिघली और वो हो गए। लेकिन जो बात बुनियादी यही है कि बाद में इतना कुछ करने के बाद हमने 100 चित्र भी खाया, जो मैं पहले कहा था। सही, प्याज भी खाया। ठीक है, 100 घंटे भी खा रहे हैं और अपने आप बिल्कुल लेट गए हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, इजहारुल हक साहब और खावर घुमन साहब, आप तीनों का आज के प्रोग्राम एनालिसिस के लिए। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।